कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर देन राइट वन इन द कमेंट सेक्शन। टाइप वन इन द कमेंट सेक्शन बेटा फटाफट। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है और इसमें नया कुछ नहीं है, चुंबकत्व ही है। चुंबकत्व का ही दूसरा पार्ट है बेटा, है ना। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अब गतिमान आवेश नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चुंबकत्व। चुंबकत्व मैग्नेटिज्म हम इसको कह देते हैं, या इसको आप ऐसे लिख लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के चुंबकीय गुण। ठीक है, कहां लिख दूं? जगह ही नहीं, यहां लिख देता हूं, पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के चुंबकीय गुण। लेकिन उससे पहले अपन कुछ और चीजें सल्टाएंगे जो कि बची हुई थी लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में से कुछ चीजें बेटा बची हुई थी, पहले अपन उनको सल्टाएगा। यार तेरा चित्त कैसे चल रहा है? तने चस्का रेड फरारी का। तो अब अपन चर्चा करते हैं बेटा अगला पॉइंट कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्या? धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, देखो, अगर एक लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है? शून्य होता है। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि अगर एक धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है? शून्य होता है। ये बात क्लियर है क्या? यस। अच्छा, आज आपने होमवर्क के लिए नहीं बोला कि सर होमवर्क नहीं करवाया? बेटा करवाएंगे, होमवर्क अभी करवाएंगे। ठीक है, पहले एक दो पॉइंट बचे हैं, उनको हम डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद अपन होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास एक धारावाही लूप है, कुछ इस प्रकार से धारावाही लूप रखा हुआ है, सीधा ऐसे था। ठीक है, इसमें धारा बहने लग रही है इस डायरेक्शन में, धारा इस दिशा में बह रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां ले ली जाए? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो आई क्रॉस बी। ठीक है, आई क्रॉस बी तो बल बाहर। ठीक है, इस पर आई क्रॉस बी करेंगे तो बल अंदर। इस पर चलो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ऊपर ले लें तो ऊपर में मजा ना आएगा। ठीक है, ऊपर ले लेते हैं तो आई क्रॉस बी। चलो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां ले लो बेटा? ऊपर ले लो। मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है ऊपर की दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां ली हुई बेटा मैंने? ऊपर इन दी एयर। ठीक है, अब देखो, बल आघूर्ण किसके कारण आएगा? बल आघूर्ण बल के ही कारण आएगा। किसके कारण आएगा बेटा? बल के कारण। हम इसकी भुजाओं की लंबाई मान लेते हैं कुछ। इस भुजा की लंबाई हमने मान ली है बी, और इस भुजा की लंबाई मान ली है ए। इस भुजा की लंबाई कितनी है? ए है। इस भुजा की लंबाई है ए, और इस भुजा की लंबाई कितनी मान ली है? बी मान ली है। अब अपन हर एक भाग पर लगने वाला बल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अलग अलग पार्ट को मैं नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दूं? चलो, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया कोलवरी डी। अब हम अलग अलग भुजाओं पर बल लिखते हैं। तो बल किस भुजा पर? भुजा ए बी पर लगने वाला बल। तो बल कितना होगा? बी आई एल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। धारा कितनी? आई, और इसकी लंबाई कितनी है? बी है। लंबाई कितनी है? बी। ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, धारा इधर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, धारा इधर, तो एंगल कितना? 90 डिग्री। साइन 90 हो गया। और दिशा क्या होगी? आई की दिशा में उंगली रख के, आई की दिशा में हथेली रख के बी की तरफ घुमाओ तो अंगूठा कहां आ रहा है बेटा? बाहर आ रहा है। अंगूठा बाहर आ रहा है तो इसका मतलब होगा बल हुआ के कैप। बल क्या हुआ बेटा? के कैप हुआ। तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी आई बी के कैप। ओके मास्टर। अब हम बल लिखते हैं किस भुजा पर? बीसी भुजा पर बल लिखते हैं। ठीक है, तो धारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, धारा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, धारा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो बल कितना हो जाएगा? बी आई, भुजा की लंबाई ये है, साइन एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हो गया, तो बेटा इसकी वैल्यू 0 ही आ जानी है। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो वैसे? 0 हो वैसे। कितनी होगी? 0। अब हम बल लिखना चाहते हैं, बल किस भुजा पे लगने वाला? सीडी पर, सीडी भुजा पर लगने वाला बल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी, धारा आई, और इसकी लंबाई, ये लंबाई बी है तो ये वाली लंबाई भी बी ही होगी। साइन एंगल कितना होगा? तो देखो, धारा इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की दिशा में, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो धारा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। दिशा आप बताओ देखिए, व्हाट इज द दिशा? थैंक यू दीदी। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय। दिशा बताओ बेटा फटाफट से, व्हाट इज द दिशा? व्हाट इज द दिशा? तो सिंपल सी बात है, धारा के सामने उंगली रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, दिशा माइनस की है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का बी आई बी के कैप, माइनस का बी बाई के कैप। ठीक है, अब हम फोर्स लिखना चाहते हैं बेटा, किस पार्ट पर हम फोर्स लिख रहे हैं? डी ए पार्ट पर बेटा हम फोर्स लिखेंगे। बताओ कितना आएगा जल्दी से? गर्म है गुरुजी? बेटा चाय गर्म ही हो वैसे, बताइए। अब तो देखो बेटा, एडी पार्ट पर तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है, धारा कितनी आई है, और लंबाई कितनी है इस भुजा की? ए। इसकी लंबाई है तो इसकी भी लंबाई है, बट इस केस में एंगल कितना हो गया? तो साइन 0 डिग्री। धारा कहां? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड भी कहां? ऊपर। दोनों ही चीजें ऊपर है। दोनों ही चीजें कहां है? ऊपर।
तो यहाँ पर दिशा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेट बल आप अभी भी देख रहे होंगे, नेट बल तो कितना है, 0 है। एफ नेट कितना 0 है। जैसे सर जितना यहाँ पर पॉजिटिव है उतना ही ये वाला नेगेटिव है, तो नेट बल हो जाएगा 0। जितना ये पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो 0 हो गया, और ये तो 0 0 ही, तो नेट बल कितना है 0। लेकिन बेटा ध्यान देना, इस पर जो बल लग रहा है, इस पर बल की दिशा है बाहर की ओर। इस पर जो फोर्स है बेटा बाहर की ओर है, और इस भुजा पर जो फोर्स है बेटा वो कहाँ है, अंदर की ओर है। इस भुजा पर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो क्रॉस है अंदर की ओर। फोर्स कैसा है, अंदर की ओर क्रॉस है। इस पर फोर्स बाहर है, देखो के कैप का मतलब क्या हो गया, बाहर, बाहर की ओर, और ये माइनस के कैप इसका मतलब होगा बेटा अंदर की ओर, अंदर की ओर, बरोबर ऐसा। तो इस पर बल बाहर और इस पर बल अंदर, इस पर बल बाहर, इस पर बल अंदर। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम साइड से देखें तो ये क्या करेगा, ये बल बाहर है, ये अंदर है, तो ये लूप को घुमाएगा। आप सोचो जरा कि पेन है, मान लीजिए इस पर एक बल लगे अंदर की तरफ, सॉरी एक बल लग रहा है बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, तो बाहर का इधर ले जाएगा, अंदर को यहाँ ले जाएगा, तो ऐसे घूम जाएगा, लूप घूम जाएगा। तो इस लूप पर टॉर्क लगेगा बेटा। अगर हम इसको और अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करें, दिखाने की चेष्टा करें, तो भाई ये हमारे पास लूप है, लूप एक बल लग रहा है बाहर की ओर, एक बल लग रहा है अंदर की ओर। तो बाहर वाला बल बाहर खींचेगा, अंदर वाला बल अंदर खींचेगा, तो ऐसे घूम जाएगा। ये क्या करेगा बेटा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, बरोबर। ठीक है सर, ये ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, अगर इसका हम इसका साइड व्यू बनाए, साइड व्यू, तो देखो एक फोर्स इधर बाहर होगा, एक फोर्स अंदर होगा, अंदर। तो इसका अगर हम साइड से देखें ना, इस वायर को साइड से, साइड व्यू, साइड व्यू, व्यू में पहले वी आता है भाई, साइड व्यू। तो इसका साइड व्यू हमें ऐसा दिखाई देगा कुछ, इधर फोर्स कितना लग रहा है भाई, यहां फोर्स लग रहा है एफ, और यहां फोर्स कितना लग रहा है एफ, यहां फोर्स लग रहा है एफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहां बेटा, ऊपर है। ठीक है, ये मान लीजिए यहां से इस एक्सिस के पड़ता घूम रहा है, ये क्या है, एक्सिस, ये एक्सिस है, तो यहां से बेटा घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, ऐसे था, ये ऐसे घूम जाएगा, लूप ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, चलिए लूप का भी एंगल इधर है, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, बल आघूर्ण देगा। क्या देगा बेटा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को हम कैसे लिखें, मान लीजिए उस समय में किसी एंगल थीटा से घूम गया, अगर हम इसको थीटा से एंगल इसे घुमा दें तो ये कितना है, बी, तो बल कहाँ होगा, इधर, बल कहाँ होगा, इधर। रुको मैं लंबाई बम्बाई देख लूँ, बल की रेखा की लंबवत दूरी, बल की रेखा की लंबवत दूरी, बल की रेखा इधर बी, और इसका एरिया वेक्टर इधर। ठीक है, चलो लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये ऐसे एरिया वेक्टर है, इसको हमने इधर से घुमा दिया, तो एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, तो मैं डायरेक्शन बना लूँ, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। चलो ऐसे ही घूम जाएगा, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ठीक है, तो ये लूप घूम गया। लूप का जो एरिया वेक्टर होता है, हम कहें एरिया वेक्टर लूप का, तो हम धारा की दिशा में उंगलियां घुमाते हैं, तो लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो अंदर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, एरिया वेक्टर म्यू की डायरेक्शन या बी की डायरेक्शन। ठीक है, इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक, ये तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर हमें म्यू की दिशा देखना है, किसकी दिशा देखना है, म्यू की या ए की दिशा देखना है, तो धारा की दिशा में उंगलियां घुमा, अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर, अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लूप के कारण कहाँ है, अंदर। तो लूप का जो म्यू है, लूप का जो म्यू है वो कहाँ होगा, अंदर, और लूप का जो एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ होगा, अंदर ही होगा, अंदर ही होगा। चलिए अब देखो इसको मैं अगले पन्ने पे लेके चलता हूँ, ये एक्सेस है। ठीक है, साइड से हम देख रहे हैं, साइड से हम देख रहे हैं, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तल के लंबवत। एरिया वेक्टर बेटा यहाँ पर होगा, तल के लंबवत। ठीक है, अब आप देखो कि ये कुछ कुछ घूम गया, ये लूप कुछ कुछ घूम गया इधर ऐसे, ये लूप ऐसे घूम गया। ठीक है, ये अपनी एक्सेस है, ये एक्सेस है, लूप घूम गया है। ठीक है, लूप का एरिया वेक्टर हम यहां बना देते हैं, लूप का एरिया वेक्टर। ठीक है, लूप का एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, ऊपर है। उस साइड बना दो, इस साइड बना दो, कहीं भी लूप का एरिया वेक्टर बना लो। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, ऊपर है। ओहो, एरिया वेक्टर मैं साइड बना देता हूं, इसका एरिया वेक्टर इधर बनाया मैंने, ये एरिया वेक्टर है लूप के तल के लंबवत, लूप के तल के लंबवत। ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर है तल के लंबवत, लूप के तल के लंबवत। लूप कैसा रखा है बेटा, देखना बेटा, लूप ऐसे था, ऐसे था, साइड व्यू में लूप कैसे था, ऐसे था, और ये ऐसे घूम गया। लूप ऐसे था, एरिया वेक्टर तल के लंबवत, ध्यान देना, लूप ऐसे था, यहाँ पर एरिया वेक्टर हमने बनाया हुआ तल के लंबवत, इधर बना लो या अंदर बना लो। बेसिकली साइड से हम देखेंगे, साइड से देखेंगे तो एरिया वेक्टर अंदर दिखाई देगा, अंदर की तरफ। ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ठीक, मतलब तल के लंबवत होगा, तल के लंबवत। तो इसको हम घुमा दिए, ऐसा था, इसको हम घुमा दिए, तो एरिया वेक्टर कहां चला गया, इधर चला गया। लूप का तल ऐसा हो गया, लूप का तल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और यहां पर बल लग रहा है बेटा, इस जगह बल लग रहा है एफ, और इस जगह भी बल लग रहा है कितना बेटा, एफ, इस जगह भी बल लग रहा है एफ। इसकी लंबाई कितनी है, ए, तो बेटा यहां पर इस लंबाई की हम बात करें, इसकी कुल लंबाई ए थी, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई, ये ए का आधा बोले तो a/2 हो गई, और बची हुई लंबाई की बात करें तो बची हुई लंबाई ये भी कितनी हो जाएगी, a/2। कुल लंबाई कितनी थी, ए थी, तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी बेटा, a/2 होगी। ये यहां पर बल कितना है, एफ, बल कितना है बेटा, एफ है। ठीक है, अब देखो बेटा हम टॉर्क लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। ध्यान से देखना, टॉर्क में एक बार प्रूफ बता देता हूं, फिर रिजल्ट तो आपको याद रखना है। टॉर्क कहां से, एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट ओ से, इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट ओ। तो टॉर्क बराबर अपन कैसे लिखते हैं बेटा, बल। टॉर्क बराबर कैसे लिखते हैं बेटा, बल गुणा बल की रेखा। टॉर्क बराबर कैसे लिखते हैं, बल गुणा बल की रेखा। तो बल की रेखा खींच दो, तो हम बल की रेखा खींचने जा रहे हैं, तो किस कलर से खींचे, बल की रेखा हरे कलर से खींच लो। तो ये रही बेटा बल की रेखा, बल की रेखा, और बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल की रेखा से, बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी अगर हमें देखना है, तो बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी आएगी। ये बेटा बल की रेखा है, बल की रेखा है, और अक्ष से लंबवत दूरी। तो अक्ष से लंबवत दूरी बेटा ये रेड कलर वाली आई है, कौन सी कलर वाली, रेड कलर वाली, अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा भाई साहब, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बगल वाला, तो ये वाला कितना होगा, थीटा। तो इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये a/2 है, ये a/2 है, तो इस भुजा की लंबाई होगी बेटा a/2 sin थीटा, a/2 sin थीटा, इस भुजा की लंबाई। इसी प्रकार से बेटा अपन नीचे खेलेंगे, कहां खेलेंगे, नीचे। ध्यान से देखना, ये बल की रेखा, किसकी रेखा भैया, ये बल की रेखा है, ये बल की रेखा, और बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी भाई साहब ये होगी,
ये हो गई। बस एंगल डिसाइड कर लो भाई, एंगल डिसाइड कर लो, एंगल कितना कितना होगा। तो हम एंगल डिसाइड करने जाए तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये सर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा। ये एंगल अगर थीटा है, इस भुजा की लंबाई कितनी है, इस भुजा की लंबाई a/2 है, ठीक है। तो इसका इधर वाला घटक करेंगे, है ना, a/2 का घटक करेंगे तो जिस अक्ष से कोण बनता है वो घटक होगा cos थीटा। तो इधर वाला घटक cos थीटा और इधर वाला घटक ये sin थीटा होगा। तो इस लंबाई की बात करें हम, इस लंबाई की बात करें तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई, ये वाली लंबाई हो गई a/2 sin थीटा। अब हम टॉर्क लिख रहे हैं तो बल कितना है, ये वाला F, बल कितना F और बल की रेखा की लंबवत दूरी a/2 sin थीटा, ठीक है मास्टर। फिर अगला दूसरा बल कौन है, ये है F, बल कितना F और ये बल की रेखा, ये बल F है। बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हुई, बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, अगेन a/2 sin थीटा, a/2 sin थीटा। अब इन किस सेंस देखो बेटा, सेंस ये अक्ष है, किस सेंस में टॉर्क है ये देखने के लिए, किस सेंस में टॉर्क है ये देखने के लिए बेटा अपन बल की दिशा में उंगलियां घुमाएंगे, बल की दिशा में उंगलियां घुमाएंगे। तो बल की दिशा में उंगलियां घुमाएं, अक्ष के पास अंगूठा रखो, बल के तीर की दिशा में उंगलियां घुमाओ, उंगलियां घुमाओ तो ऐसे घूम रही होंगी, ऐसे घूम रही है मतलब क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क किस सेंस में क्लॉकवाइज है। ऐसे बेटा अक्ष पर अंगूठा रखकर इस बल की दिशा में उंगली घुमाओ, इस बल की दिशा में उंगली घुमाए तो उंगलियां ऐसे घूमी, उंगलियां ऐसे घूमी। तो ये बल भी जो टॉर्क दे रहा है वो क्लॉकवाइज सेंस में ही दे रहा है। दोनों बल के टॉर्क सेम है तो बेटा ये जुड़ जाएंगे, दोनों बल के टॉर्क सेम है तो ये जुड़ जाएंगे। अब ये जुड़ के कितना हो गया, टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 2f into a/2 into sin थीटा, sin थीटा। यहां थीटा किस किस के बीच एंगल है, ध्यान देना, थीटा हमने मैग्नेटिक फील्ड, थीटा हमने मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल लिया है। थीटा क्या है बेटा, एंगल, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो बेटा यहां से देखो काटा कूटा मचा तो 2 से 2 उड़ी बाबा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आया, टॉर्क इज इक्वल टू f का मान कितना था, ये दोनों ही बल बराबर बराबर है। अगर हम परिमाण की बात करें तो FAB बराबर है किसके, FCD के, FAB और FCD बराबर है उनका परिमाण की बात कर रहे हैं तो ये कितना है BIB, कितना है बेटा BIB। तो बल कितना है BIB into A sin थीटा, A sin थीटा। तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ हम क्या लिख लेंगे BI और इधर B into A कर लो या A into B कर लो, A into B into sin थीटा। A into B क्या हो जाएगा, हम आपसे कहें भाई साहब इस लूप का एरिया लिखो, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। तो लूप का एरिया क्या हो जाएगा, आयताकार लूप है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है B चौड़ाई है A, तो A into B क्या हो गया, एरिया हो गया। तो A into B की जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एरिया लिख सकते हैं। तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कितना हो गया BI, AB की जगह अपन क्या लिख लेंगे, एरिया इंटू साइन थीटा, एरिया इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब हम कहें कि यदि लूप में n फेरे हैं, यदि लूप में n फेरे हो, अभी कितना फेरा था, एक ही फेरा था। अगर लूप में n फेरे हैं n तो जो टॉर्क होगा वो n गुना हो जाएगा। अगर लूप में भाई साहब n फेरे हैं तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू BI A sin थीटा। तो इसको हम थोड़ा सा और जमा के लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो I लिख लो, इधर n लिख लो, इधर A लिख लो, इधर B लिख लो और इधर sin थीटा लिख लो, क्या लिख लो, sin थीटा। B अलग A अलग। अभी I N A ईना क्या होता है बेटा, म्यू होता है, क्या होता है म्यू। तो टॉर्क इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू B sin थीटा। अगर इसका सदिश रूप लिखना है तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O ये वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू क्रॉस B, तो म्यू वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। टॉर्क बेटा किसी भी पॉइंट के सापेक्ष निकालोगे यही आएगा, किसी भी पॉइंट के सापेक्ष निकालोगे तो यही आएगा। तो टॉर्क का वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू म्यू वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, म्यू वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, इनफैक्ट आप इसको रिलेट कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र में टॉर्क कितना आता था, विद्युत क्षेत्र में अपन पढ़ते थे ना, तो टॉर्क कितना आता था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ रहे थे तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखते थे, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाता था, टॉर्क इज इक्वल टू वहां पर हो जाता था, ये टॉर्क कितना हो जाता था, PE sin थीटा, या P क्रॉस E लिख लो या टॉर्क की वैल्यू ऐसे लिख लो PE sin थीटा। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड में तो भैया मैग्नेटिक फील्ड में क्या सीन है, तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा सीन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा सीन है, P की जगह क्या आ गया म्यू, इसको हम कहते थे विद्युत द्विध्रुव गुण, म्यू क्या है चुंबकीय द्विध्रुव गुण। E की जगह क्या आ गया B, इधर E इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर टॉर्क सदिश बिल्कुल जैसे आ गया, P की जगह क्या है बेटा म्यू और E की जगह क्या है B। ओ माय गॉड मास्टर, ओ माय गॉड, हम कहा यस, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू B sin थीटा। म्यू की वैल्यू आप जानते ही है INA, म्यू की वैल्यू INA इंटू B इंटू साइन थीटा। तो बेसिकली कितना होगा, BINA बीना साइन थीटा। म्यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बीना साइन थीटा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड, यस सर, दिस इज क्लियर, दिस इज एकदम क्लियर। मुझे उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। प्रूफ के लिए देखो क्या किया। अच्छा अभी तक ये कितने लोगों को क्लियर है, अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा, कितने लोगों को अभी बात क्लियर है। ये लूप ना थोड़ा 3D में घूम जाता है, 3D में मैग्नेटिक फील्ड इधर, लूप इधर घूम रहा है, थोड़ा 3D हो जाता है। बीना नीबा निब्बी निब्बू कुछ भी कह लो यार, निब्बू। इस तरह से अब देखो बेटा फिर से समझो, बल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बल में कोई दिक्कत नहीं है, ये सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लूप हमने ऐसा रखा हुआ था बेटा, लूप कैसा रखा था ऐसा, तो एक बल बाहर लग रहा है, एक बल अंदर लग रहा है, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर होगा, ये हमका एरिया वेक्टर है, वो अंदर की ओर है, इस तल के लंबवत। एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, सिंपल सी बात है, तल के लंबवत। तल बना लो, एरिया वेक्टर आपको दिख जाएगा, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तल के लंबवत। तो ये ऐसा रखा है, एक बल बाहर एक अंदर, एक बल बाहर एक अंदर, हमने साइड से देखा, साइड से, तो साइड से एक बल यहाँ बाहर दिख रहा है, एक बल अंदर दिख रहा है ना, साइड से देखो एक बल इधर दिख रहा है बाहर और एक अंदर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर साइड भी बना दिया, एक बल इधर एक बल इधर। अब ये बल क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ये बल इसको ऐसे घुमाएगा। एरिया वेक्टर कहाँ है, तल के लंबवत है, एरिया वेक्टर कहाँ है बेटा, तल के लंबवत। दिस इज द एरिया वेक्टर, तल के लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, ऊपर है ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की है, नियत है,
अब हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, लूप ऐसे था ऐसे था, अब हमने नहीं मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमा दी, ऐसा था ऐसा कर दिया ऐसा, तो एरिया वेक्टर यहां आ गया, एरिया वेक्टर तल के लंबवत, हेलो हाय हाउ आर यू, एरिया वेक्टर तल के लंबवत, हां सर मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही है, ये तो यही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, कहीं नहीं जाने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहीं नहीं जाने वाली है, ऊपर ही रहेगी, ठीक है। चलिए एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, अब अपना लूप बेटा ये है, ये क्या है अपना लूप, ये हमारा हम सबका प्यारा लूप है बेटा, ऐसे ये हम सबका तेरी ये लूप है ऐसा, ये लूप रखा हुआ बेटा ऐसे लूप, ठीक है। ऐसा एरिया वेक्टर यहां तल के लंबवत, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है बाहरी, अब हमें एंगल एंगल खेलना है, हमने जो थीटा एंगल माना हुआ है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक दो ही सदस्य है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच हमने एंगल माना थीटा, ये थीटा है बेटा, तो इसके बगल वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया मास्टर, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाला थीटा। इसी प्रकार से बेटा ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा हो गया, ये वाला कितना एंगल होगा थीटा होगा, ठीक है। ओके ओके, अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, सुन रहे हो बेटा बात, टॉर्क क्या होता है कि 11th क्लास में अपन पढ़ते थे टॉर्क, है ना, एक बार टॉर्क हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, बल गुणा बल की रेखा, बल गुणा बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, तो बल रहा ये, बल रहा ये, हमने जो लाइन खींची ना ये क्या है बेटा बेसिकली बल की रेखा, ये जो लाइन खींची ना हमने ये क्या है बेटा, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज बल की रेखा, बल की रेखा, किसकी रेखा, बल की रेखा, ये वाली लाइन है ये भी क्या है बेटा, ये लाइन भी बल की रेखा है, बल की रेखा, बल की रेखा क्या होती है कुछ नहीं, वो रेखा जिसके अंदर बल लग रहा है, तो टॉर्क हम कैसे लिखते हैं बल, तो बल कितना है f, बल की रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये बल की रेखा है अक्ष, तो ये लंबवत दूरी ये a है, a सॉरी a/2 है, ये वाली लंबाई कितनी a/2, तो इसके दो घटक करो, तो इधर वाला थीटा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला घटक cos थीटा और लंबवत घटक sin थीटा, देखो ये a/2 है, a/2 इधर वाला घटक में cos आएगा, इधर वाले घटक में sin आएगा, तो इधर वाले घटक में क्या आ रहा है sin आ रहा है, sin, तो ये लंबाई हो गई a/2 sin थीटा, तो बल की रेखा की जो लंबवत दूरी है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये दूरी कितनी हो गई a/2 sin थीटा, ये दूरी बेटा a/2 sin थीटा है। इसी प्रकार से तो f into a/2 sin थीटा, इसी प्रकार से दूसरा बल कितना है f है, दूसरा बल कितना है बेटा f, तो ये बल है, ये बल की रेखा है, ये बल की रेखा है, लंबवत दूरी बेटा ये वाली, तो ये a/2 है, इधर वाला घटक a/2 cos थीटा, लंबवत वाला घटक a/2 sin थीटा, तो बल कितना है f, लंबवत दूरी a/2 sin थीटा। अब दोनों मिलकर सेम सेंस में घुमा रहे हैं, ये बल कैसे घुमा रहा है इसको ऐसे, और ये बल भी ऐसे घुमाएगा, रॉड ऐसे घूम रही है, दोनों फोर्स मिलजुल के सेम सेंस में घुमा रहे हैं, ये भी इधर को ही घुमा रहा है, ये भी इधर को ही घुमा रहा है, तो रॉड ऐसे घूमेगी ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स के जो टॉर्क है बल आघूर्ण है वो रॉड को एक ही दिशा में घुमा रहा है, ये कह रहा है इधर घूम जाओ, ये कह रहा है इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, तो दोनों एक ही दिशा में घुमा रहे हैं, तो टॉर्क मिल रहे हैं आपस में, जुड़ रहे हैं, टॉर्क जुड़ रहे हैं। आप यहां से देखो ये वाला, यहां से देखो ये कह रहा है कि तुम यहां घूम जाओ, ये कह रहा है तुम इधर घूम जाओ, तो दोनों सेम सेंस में ही घुमा रहे हैं, एक ही सेंस में घुमा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, तो हमने इनको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो अब बेटा ये तो कैलकुलेशन है ना, जोड़ दिया, f का मान रख दिया, ये f तो हेरा मान है रे, a into b साथ लिख दिया, वो का होगा एरिया होगा, तो b i a sin थीटा, अगर n फेरे है तो ये तो एक फेरे के कारण टॉर्क है, अगर n फेरे होंगे तो एक फेरे का टॉर्क कितना, दो का दो गुना, तीन का तीन गुना, n फेरे होंगे तो हम n से गुना कर दिया है, अगर n फेरे तो n से गुना कर दो, ठीक है। तो ये b i n a ऐसा हो गया। अब i n a ई ना को ही हम क्या कहते हैं म्यू, क्या कहते हैं म्यू, तो म्यू भी sin थीटा, तो म्यू क्रॉस b, खत्म बात, ये कहानी है। जो दिशा एरिया वेक्टर की होती है बेटा वही दिशा बी वेक्टर की वही दिशा म्यू की होती है, तो आप कह सकते हो थीटा एंगल बिटवीन, थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड म्यू वेक्टर, क्योंकि जो दिशा म्यू की होती है वही एरिया की होती है। सर कैसे, हमने कहा देखो म्यू वेक्टर हम क्या लिखते हैं इन आई एन ए, तो आई का तो डायरेक्शन में कौन रोल लाना है, एन का भी डायरेक्शन में कोई रोल लाना है, तो म्यू की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, एरिया वेक्टर, तो जो डायरेक्शन ए की होगी वही डायरेक्शन म्यू की होगी, वही डायरेक्शन म्यू की होगी। ये हम कैसे सीधे म्यू की डायरेक्शन क्या होती है, जो मैग्नेटिक लूप की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हमको लगता है और 2-5% ज्यादा बच्चे इस चीज को समझ गए होंगे, आपको रिजल्ट याद रखना है, क्या करना है भैया, रिजल्ट याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो एफ नेट बराबर कितना हो वैसे 0 हो वैसे, टॉर्क सदिश इक्वल टू कितना हो वैसे म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं परिमाण की बात करें तो म्यू बी साइन थीटा, और म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं इना आई एन ए इंटू बी साइन थीटा, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं बीना बी आई एन ए, याद रखने के लिए बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा 83 से 91, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब और 2-4% बच्चे समझ सकते थे इस बात को, लेकिन ना इनका 11 कुछ ज्यादा ही हिला हुआ होगा। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो देखो सूत्र तो कैसे, जैसे जब हम बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ स्थितिज ऊर्जा क्या होती थी, हां बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थितिज ऊर्जा होती थी U = माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में कितनी आ जाएगी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती थी, तो यहीं से रिलेट करके बेटा सूत्र तो याद बड़ी आसानी से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी हो जाएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, तो मैग्नेटिक फील्ड में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे U = माइनस p की जगह म्यू वेक्टर माइनस, कुछ नया है ही नहीं सर, अगर प्रूफ कर दो तो मजा आ जाए, अब प्रूफ कर देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि जब म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं के बीच थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, रिवीजन जैसा हो रहा है बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, तब स्थितिज ऊर्जा को अपन कितना लेके चलते हैं बेटा, 0 लेके चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, बरोबर ऐसा है ना। जैसे लूप रखा हुआ है, इसमें धारा कहां बहा दूं, धारा इधर बह रही है, तो इसका बताओ बेटा म्यू की दिशा क्या होगी, तो म्यू की दिशा क्या होती है, जो इसकी खुद की फील्ड की दिशा हो, वही म्यू की दिशा है, जो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वही म्यू की दिशा है ना, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली नहीं,
ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया है ना बी, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है बताओ जरा? ऊपर। वेरी गुड, के लिख रहा है, लपड़ मारूंगा तुम्हारा नाम आधार कार्ड में लिखवा दूंगा गौदुआ। आप क्या हम बेटा बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है, बेवकूफ आदमी। तो देखो धारा की दिशा में उंगलियां घुमाई, अंगूठा गया ऊपर, तो जो दिशा मैग्नेट क्या बोलते हैं, इस लूप की खुद की मैग्नेटिक फील्ड की होती है, वही दिशा म्यू की होती है, वही दिशा किसकी होती है? म्यू की होती है। तो म्यू की दिशा उधर है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर मान ली, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड इधर मान ली, इनके बीच एंगल कितना 90 डिग्री। तो जब इनके बीच एंगल 90 होता है तो इस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, इनिशियल स्टेट। अब क्या हुआ, किसी समय ये लूप घूम गया, इस पर टॉर्क लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई साहब इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में बेटा? इस दिशा में। तेरी की मैग्नेटिक फील्ड बेटा किस दिशा में? इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में। लूप घूम गए भैया, लूप घूम गए, लूप ऐसा हो गया, ठीक है। अभी जो म्यू वेक्टर है वो इधर है, म्यू वेक्टर और बी वेक्टर के बीच अभी एंगल कितना है? थीटा। म्यू वेक्टर और बी वेक्टर के बीच अभी एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। ये हम फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। शुरुआत में एंगल इतना था, ये घूम जाएगा बेटा, लूप ही घूम गया पूरा। कौन घूम गया बेटा? पूरा लूप ही घूम गया है। ओ जानिया बे, ओ सोनिया, समझो ना तेरी। ये म्यू वेक्टर है, ठीक है। म्यू वेक्टर और लूप के प्लेन के बीच एंगल कितना होता है बेटा? ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ऐसा। तो प्रारंभ में थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। बाद में थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा। शुरुआत में थीटा देखो 90 डिग्री है, बाद में थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा, है ना। थीटा म्यू और बी के बीच एंगल है, म्यू और बी के बीच में, यहाँ देखो ये बी है और ये म्यू है। तो बेटा जो अपन स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा बराबर ऐसे हम क्या देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर, या ऐसे लिख लो कि ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा में कमी, इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी, ठीक है। तो चलो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में हम कार्य ज्ञात करते हैं। तो देखो टॉर्क द्वारा किया गया कार्य अपन क्या लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे और रिलेट करो, जैसे हम वहां पर कार्य क्या लिखते थे? रेखीय गति में बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। घुमाने में घूर्णन गति में, घूर्णन गति में बल की जगह क्या आ जाता है? टॉर्क, और रेखीय विस्थापन की जगह क्या आ जाता है? कोणीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन की जगह क्या आ जाता है बेटा? कोणीय विस्थापन आ जाता है, ठीक है। तो वर्क डन यहां पर अपन ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हुआ? टॉर्क, यहां लिमिट 90 से लेके थीटा तक, इनिशियली एंगल कितना है? इनिशियली एंगल कितना है? 90, बाद में एंगल कितना है? थीटा है। तो लिमिट 90 से लेके थीटा तक टॉर्क की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? म्यू बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू म्यू बी बेटा बाहर आ गया, साइन थीटा का डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, लिमिट 90 से लेके थीटा तक। तो म्यू सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू बी, लिमिट लगाओ, ये माइनस बाहर बुला लो, तो ये कितना हो गया? cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री, cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हुआ? माइनस का म्यू बी cos थीटा। वर्क डन कितना हो गया बेटा? माइनस का म्यू बी cos थीटा, ठीक है इस तरीके से। अच्छा थोड़ा और टेक्निकली सही लिख दें हम, यहाँ पर बेटा एक माइनस साइन भी लगाओ। सर माइनस साइन क्यों लगाया? हमने कहा माइनस साइन इसलिए लगाओ, हम घटती हुई लिमिट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 90 ज्यादा थीटा कम, 90 ज्यादा थीटा कम, तो जब हम घटती हुई लिमिट पे इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस चिन्ह आ गया, ठीक है मास्टर, ठीक है। तो ये माइनस आ गया, इधर माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो वर्क डन इक्वल टू आ गया इतना, ठीक है, वर्क डन इतना आया, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं? जो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कितना है? पीई, सॉरी पी नहीं है, म्यू बी cos थीटा, ये क्या है? माइनस का यू, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बेटा? माइनस का म्यू बी cos थीटा, है ना, याद रखना। याद तो पहले से ही है भैया, रिजल्ट तो हमने पहले लिख लिया था, रिजल्ट हमने पहले लिख लिया था, बस आंसर बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ कि प्रूफ क्या है, कहां से आया। तो एक बार प्रूफ यहां बताया था, बिल्कुल सेम तरीका था, बिल्कुल सेम तरीका था, एक बार प्रूफ मैंने यहां पर बताया, बिल्कुल सेम तरीका। इस रिजल्ट को बेटा याद रखिएगा, ये तो याद है, विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था, ठीक है मास्टर। अब एक सवाल ये है कि धनात्मक z अक्ष के अनुदिश 500 गॉस का एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? धनात्मक z, और z कहां है बेटा? ऊपर, z अक्ष, z अक्ष ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा हर केस में कहां है? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है भाई साहब? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा? ऊपर है। कितने केस बनाए हैं? 6 केस बना दिए, जिसकी भुजाएं, ये लंबाई चौड़ाई है, धारा कितनी बह रही है, सब दिया हुआ है। इनको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। निम्न चित्रों में दर्शाई गई स्थिति में लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण के मान क्या होंगे? कार्यरत बल आघूर्ण के मान क्या होंगे? प्रत्येक स्थिति में बल कितना है? प्रत्येक स्थिति में बल कितना है? कौन सी स्थिति स्थायी साम्यावस्था है? कौन सी स्थिति स्थायी साम्यावस्था है? तो हमें 3 चीजों की चर्चा करनी है सवाल में। एक तो पहले हम बल की चर्चा करेंगे, पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? बल की। फिर हम किसकी चर्चा करेंगे बेटा? टॉर्क की। और फिर हम चर्चा करेंगे तीसरी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ही बताती है साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था या अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है। तो बेटा हमें तो पहले से याद है कि अगर थीटा बराबर कितना हुआ? 0, थीटा का मान कितना है बेटा? 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? माइनस का म्यू बी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का म्यू बी। और ये पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम, इनफैक्ट नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी अगर न्यूनतम है तो ये साम्यावस्था कौन सी? स्थायी, स्थायी साम्यावस्था,
ये सारी चीजें हमने विद्युत द्विध्रुव में अक्षरशः बताई थी, सारी की सारी चीजें। अगर हमने कहा थीटा का मान लीजिए कितना 180 डिग्री, थीटा का मान 180 डिग्री है, अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो यू बताओ कितना। तो सर अगर थीटा 180 है तो cos 180, cos 180 का मान कितना हो वैसे सर -1 होता है, सर -1 होता है। हमने कहा वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो ये माइनस का म्यू भी और cos 180 का मान -1 तो ये आ गया प्लस का म्यू भी। प्लस का म्यू भी का मतलब ये ऊर्जा कैसी है बेटा, मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऊर्जा मैक्सिमम है। तो जब ऊर्जा मैक्सिमम होती तो अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्य। अच्छा थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 का मतलब है बेटा म्यू की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम होना। म्यू और बी के बीच एंगल होता है। थीटा बराबर 180 का मतलब हुआ, थीटा बराबर 180 का मतलब हुआ जैसे म्यू कहां है ऊपर तो बी कहां है नीचे, दोनों विपरीत दिशा में। और थीटा अगर 90 होता है, थीटा अगर 90 होता है तो स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। थीटा का वैल्यू 90 रखोगे cos 90 0, स्थिति ऊर्जा शून्य। ये सारी चीजें बेटा रिवाइज हो रही हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में भी बता रहे हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में ये सारी चीजें अक्षरशः पढ़ने की थी और ज्यादा डिटेल में की थी। आओ तो भैया सबसे पहले मुझे म्यू की दिशा बताओ, म्यू की दिशा। तो म्यू की दिशा कैसे देखते हैं, हमने कहा जैसे जैसे हम धारावाही लूप के कारण विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते थे। कोई लूप है, धारा बह रही है, धारा बह रही है, तो इसके खुद के कारण बेटा, इसके खुद के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र वही दिशा में म्यू। ठीक है, तो आइए दिशा देखते हैं। यहाँ धारा देखो ऐसे घूम रही है, यहाँ धारा ऐसे घूम रही है, तो धारा की दिशा में उंगलियां घुमाए, धारा की दिशा में उंगलियां घुमाए, अंगूठा गयो बाहर, अंगूठा गयो बाहर, तो यहाँ पर जो म्यू की दिशा है वो बाहर है, म्यू की दिशा बाहर है। तो इस केस में थीटा डिसाइड करो, तो थीटा की वैल्यू इधर होगी 90 डिग्री। थीटा बी और म्यू के बीच एंगल है, बी ऊपर म्यू बाहर, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। किसी को टॉर्क लिखना है तो टॉर्क कितना होता है म्यू बी साइन थीटा, साइन थीटा। किसी को पोटेंशियल एनर्जी चेक करना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस म्यू बी cos थीटा। बस थीटा निकाल लो, सब कुछ मिल गया। सर म्यू बी हमने कहा बी तो सवाल में दिया गया है, बी का मान ये रहा, बी का मान ये रहा। सर म्यू तो म्यू बराबर कौन नहीं जानता, ई ना, आई एन ए। तो म्यू इज इक्वल टू आई का मान कितना दिया है 10 एम्पियर। फेड़ों की संख्या, फेड़े है ही नहीं, एक ही लूप है, एक ही लूप है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 क्षेत्रफल कितना 20 गुणा 10 की घात -2 लंबाई गुणा चौड़ाई कितना, ये चलो सेंटीमीटर में ही निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, सारा चीज इसी में दिया है। जो गॉस इकाई दिया है ना, गॉस सीजीएस इकाई दी है। एम की इकाई होती है टेस्ला, और मैंने बताया था एक गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, या एक टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो 20 × 5 कर दो सीधे सीधे, ये सीजीएस यूनिट में आया, सीजीएस यूनिट में। तो देखो बी और म्यू तो हमें परेशान नहीं करेगा, इसका मान हमारे पास है, म्यू का मान भी है हमारे पास, बी का मान भी है हमारे पास, बी का मान भी दिया हुआ है। बस एंगल डिसाइड करते चलो। इसको घुमाए, धारा की दिशा में उंगलियां घुमाए, अंगूठा कहां है बाहर, अंगूठा बाहर आया तो इसका म्यू कहां है बाहर, म्यू बाहर है तो यहां पर भी थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। यहां पर देखो धारा की दिशा में उंगली घुमा, धारा की दिशा में उंगली घुमाई, धारा की दिशा में उंगली घुमाई, अंगूठा यहां जा रहा है, अंगूठा यहां जा रहा है, तो यहां पर म्यू की दिशा यहां होगी। म्यू की दिशा अगर इधर है तो अभी भी बी ऊपर म्यू इधर, समझ रहे हो ना, बी कहां है ऊपर है, म्यू कहां है बेटा इधर है, स्टिल थीटा इज 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हुआ बेटा 90 डिग्री हुआ। इस केस में आ जाओ, धारा के सामने उंगली घुमाई, धारा के सामने उंगली घुमाई, अंगूठा कहां गया ऊपर, अंगूठा ऊपर गया तो म्यू की दिशा ऊपर, तो थीटा बराबर यहां कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां पर आ जाओ, धारा के सामने उंगली घुमा, धारा के सामने उंगली घुमा, अंगूठा कटेगा नीचे, अंगूठा नीचे गया तो यहां पर म्यू की दिशा हो गई नीचे, तो यहां पर थीटा बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। हमें हर एक केस में थीटा बीटा सब कुछ मिल गया, थीटा बीटा सब कुछ हर एक केस में मिल गया। एक केस बचा है, एक केस, ठीक है। अब इस केस में देखना पाई जान, ओ पाई जान इधर देखना, हमने धारा के सामने उंगली घुमाई, धारा के सामने उंगली घुमाई तो अंगूठा इधर आ रहा है, इधर तल के लंबवत, इस तल के लंबवत, इस तल के लंबवत, तो इस तल के लंबवत जो एंगल आएगा वो यहां कहीं आएगा, है ना। म्यू कहां होगा बेटा, इस तरफ होगा, इस तल के लंबवत कहीं पर भी, है ना। म्यू कुछ मैं ऐसे बना दूं, इस तल के लंबवत, ये म्यू की दिशा होगी। बट अभी भी म्यू और बी के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ थीटा स्टिल कितना होगा 90 डिग्री। सर कैसे 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री, हमने कहा देखो मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर जेड एक्स में, जेड एक्स में समझना, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्स में। लूप हम ऐसा रखें तो लूप का एरिया वेक्टर यहाँ, लूप का एरिया वेक्टर यहाँ, ध्यान देना, लूप का एरिया वेक्टर यहाँ पर। अब हम इसको घुमाएं, कहीं पर भी घुमा लो लूप को, ऐसा पूरा घुमा दो, इधर कितना भी घुमा दो ऐसे, यहाँ है लूप के तल के लंबा, तो जो एरिया वेक्टर है ये हम कहें म्यू वेक्टर है, वो हमेशा इसी तल में, मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर है, और जो एरिया वेक्टर है आप इसको कितना भी घुमा दो ऐसे, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। तो बेटा जो एरिया वेक्टर है इस लूप को हम घुमाएं, इधर से इधर घुमाओ, इधर से इधर घुमाओ, इधर से इधर ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, तो एरिया वेक्टर तो बेटा इस तल में है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां है ऊपर, तो एंगल होंगे, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, एंगल एंगल खेलना सभी को क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ बेटा एंगल एंगल पर। एंगल देखना बड़ी आसान बात है। खेल जाओ बेटा एंगल एंगल जल्दी, एंगल तो एंगल हो वैसे रे, तो थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ भैया जल्दी से। तो ये बहुत आसान, ये बहुत आसान, ठीक है। इसमें भी म्यू इधर है, एंगल 90 डिग्री बहुत आसान, ये भी बहुत आसान, धारा के सामने घुमाई ऊपर, धारा के सामने घुमाई नीचे। इसमें हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए, तो मैंने बताया कि जैसे इधर रखा है मैग्नेटिक फील्ड कहां है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर इधर। अब एरिया वेक्टर इसके लंबवत इस तरह से, अब इसको कहीं पर भी घुमाओ आप ऐसे, लूप को ऐसे घुमाओ, ये मेरा पेट लूप मान लो, मैं ऐसे घूमूं ऐसे घूमूं ऐसे, मेरा थोबड़ा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा थोबड़ा ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा पेट लूप है, लूप। अब मैं ऐसे घूम रहा हूं, इधर घूमो इधर घूम गया बेटा, एरिया वेक्टर तो हमेशा इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर एरिया वेक्टर इधर, इधर गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर एरिया वेक्टर इधर, इधर घूमे तो एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। स्कूल में ऐसा नहीं बताते, तो कैसा बताते बेटा स्कूल में, कैसा बताते बेटा स्कूल में, कॉलेज में भी नहीं बताते बेटा ऐसा। तो अब जैसे हम टॉर्क वॉर्क की बात करें बेटा, है ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना म्यू बी साइन थीटा। तो पहले केस में कितना टॉर्क, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना, पांचवें में कितना, छठवें में कितना।
हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इसका सूत्र कितना होता है, माइनस का म्यू बी कॉस थीटा। तो बस थीटा डिसाइड कर लो, पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, चौथे केस में, पांचवें केस में, छठे केस में, थीटा डिसाइड कर लो भैया। हाँ, विश विश वेरी हैप्पी बर्थडे दीक्षित कुमारी बेटा, विश वेरी हैप्पी बर्थडे। अगले साल आप अपना जन्मदिन अपने मन पसंदीदा इंजीनियरिंग कॉलेज में मनाएं। ऐसा तो भैया बस एंगल डिसाइड करो, काम खत्म। हम 90 90 90 90 0 180 इधर एंगल थीटा बराबर कितना 90, यहाँ थीटा बराबर कितना 90, थीटा बराबर कितना 90, थीटा बराबर कितना 90, थीटा बराबर कितना हीरो, थीटा बराबर कितना 180। तो बेटा यहाँ टॉर्क कितना, इस केस में थीटा कितना 90, तो sin 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क म्यू बी, इस केस में भी टॉर्क म्यू बी, इस केस में भी टॉर्क म्यू बी, इस केस में भी टॉर्क म्यू बी, इस केस में टॉर्क 0, इस केस में टॉर्क 0, इस केस में टॉर्क 0। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पहले केस में थीटा 90, दूसरे केस में थीटा 90, तीसरे केस में थीटा 90, चौथे केस में थीटा 90, पांचवें केस में थीटा 0, छठवें केस में थीटा 180, छठवें केस में थीटा कितना 180 डिग्री। चलो अब थीटा 90 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का म्यू बी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस का म्यू बी, प्लस का म्यू बी मतलब मैक्सिमम, सॉरी इसमें मिनिमम है, ये मिनिमम तो साम्यावस्था स्थायी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो साम्यावस्था अस्थायी, साम्यावस्था अस्थायी। साम्यावस्था कैसी हुई बेटा, इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, अस्थायी। समझ गए सब कुछ। सर म्यू बी का मान सीधा सीधा दिया है, बी का मान सीधा सीधा दिया, म्यू का मान होता है आई एन ए, तो आपको लंबाई चौड़ाई दिया, एरिया मिल जाएगा भाई साहब। फेरों की संख्या एक ही फेरे करवाए हैं, जल्दी तलाक हो जाएगा। एक फेरे में कुछ होता है क्या, साथ साथ फेरे में कुछ नहीं हो पा रहा है। धारा का मान 10 एम्पियर दिया हुआ है। ओके 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 माय डियर फ्रेंड्स, अब ये आपका होमवर्क है, बड़ा सस्ता सा होमवर्क है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। ऐसे ही सवाल हमने वहां किए थे भैया विद्युत द्विध्रुव में। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आप जानते हो, कोशिश करना, नहीं आया तो थारा भाई अभी जिंदा है पूछना हमसे। कुछ ना परमाणु अच्छी लगा आगे। चलो इसको देखो, वृत्ति कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण, वृत्ति कक्षा क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में गोल गोल घूमे से, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गोल गोल घुमाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ गोल गोल घुमाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी आवेश हो, इलेक्ट्रॉन हो या कोई दूसरा आवेश हो, वो गोल गोल घूम रहा है तो प्रभावी धारा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है ना, इस आवेश को हम यहाँ से घुमा रहे हैं कोणीय वेग ओमेगा से, कोणीय वेग ओमेगा से। ये आवेश यहाँ घूम रहा है, आवेश है क्यू, आवेश यहाँ पर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो हमको लिखना है म्यू प्रभावी, म्यू प्रभावी। तो म्यू प्रभावी अपन क्या, म्यू बराबर क्या होता है, ई ना, म्यू बराबर क्या, ई ना, आई एन ए। ओ माय गॉड मास्टर, हमने ओ माय गॉड का क्या है, ई ना ही होता है। म्यू बराबर क्या होता है, ई ना होता है। ठीक है, अब एक आवेश घूम रहा है तो एन का मान तो भाई साहब 1, लूप तो यहाँ है ही नहीं, मतलब लूप इन द सेंस फेरे की संख्या तो है ही नहीं, फेरे की संख्या है नहीं। एक आवेश गोल गोल घूम रहा है, आवेश गोल गोल घूम रहा है, आवेश घूम रहा है मतलब आवेश चल रहा है, आवेश चल रहा है तो धारा का निर्माण करेगा, आवेश चल रहा है तो धारा का निर्माण करेगा। तो म्यू कितना हो गया, म्यू प्रभावी अपन क्या लिख देंगे, आई प्रभावी। म्यू प्रभावी क्या हो जाएगा, आई प्रभावी एन ए। हे भाई साहब, इसका मान फेरों की संख्या है। आई प्रभावी बताओ, आई प्रभावी बताओ, तो हम कहेंगे आई प्रभावी होता है आवेश बटे समय। तो आवेश कितना क्यू, और एक चक्कर में कितना समय लगता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये अपने धारा विद्युत में भी पढ़ा था। एक चक्कर में समय कितना, तो हमने कहा देखो कोणीय विस्थापन बटे कोणीय चाल, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय चाल। तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन 2 पाई, कोणीय चाल कितना ओमेगा, ये एक चक्कर का समय हो गया भैया, क्यू अपॉन 2। तो ये आई प्रभावी हो गया। तो जो म्यू है बेटा, म्यू प्रभावी, तो म्यू प्रभावी कितना होगा भाई साहब, आई प्रभावी कितना है, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओ माय गॉड, फेरे की संख्या तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया लिखो, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना। ये कैसा है, बहुत छोटा है ना। त्रिज्या का मान कैसा बेटा, इसका त्रिज्या बहुत कम है, त्रिज्या वगैरह क्षेत्रफल लिख सकते हो, क्षेत्रफल लिख सकते हो। तो ऐसा आप म्यू निकाल सकते हो, म्यू निकाल सकते हो। अब देखो बेटा एक केस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। आवेशित को चालक वस्तु को कोणीय चाल से घुमाना। आवेशित को चालक वस्तु, इसको हम कोणीय चाल से घुमाते हैं। बताओ वस्तु कौन सी ले रहे हैं, हम डिस्क ले लेते हैं। इसके नहीं भाई, इसके नहीं, डिस्क ले लेते हैं। तो हमारे पास एक चालक डिस्क है भाई साहब, इस पे आवेश है, इसके तेरा तड़पाए ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इसके तेरा तड़पाए, ओमेगा से घुमा रहे हैं। इस पर आवेश कितना है, क्यू है, आवेश कितना क्यू है। तो आई प्रभावी कितना हो गया सर, आई प्रभावी लोड ही मत लो, आई प्रभावी कितना हो गया, क्यू अपॉन टी। तो क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये कितना होगा, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। चलिए आगे बढ़े। तो म्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेते हैं, आई, या हम क्या म्यू प्रभावी, चलो म्यू लिख लो। तो ये कितना हो गया, आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया है ना। ध्यान से देखिएगा, बरकोटा ध्यान से देखिएगा, काम की चीज है। तो म्यू इज इक्वल टू आई इंटू एरिया है ना। फेरों की संख्या तो बेटा यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, फेरों की संख्या का कोई मतलब ही नहीं है। तो म्यू इज इक्वल टू आई कितना हो गया, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है मास्टर, तो म्यू इज इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई।
इनटू एरिया कितना मास्टर, तो एरिया हो गया इसका पाई आर स्क्वायर, एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर होगा, पाई से पाई कटी बाबा, कौन से बाबा कटी बाबा, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, ये म्यू का मान आया बेटा, म्यू का मान आया, इसका मान आया म्यू का, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। गौर फरमाइएगा। अब देखो थोड़ा सा 11वीं क्लास का फंडा है, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, कोई जानता है क्या, कोणीय संवेग का सूत्र अगर नहीं याद है ना तो रेखीय संवेग से रिलेट करके लिखना, है ना, रेखीय संवेग से रिलेट करके लिखना बेटा, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग तो सब लोग जानते हैं, कोणीय संवेग लिखना चाहते हैं, तो कोणीय संवेग को हम एल से प्रदर्शित करते हैं आई ओमेगा, रेखीय संवेग लिख रहा है अनुराग, अनुराग तुम रेखीय संवेग लिख रहे हो बबुआ, ओ बबुआ, यस एम वी आर या आई ओमेगा, यहां पर घूम रही है, देखो जब कोई वस्तु चलती है तो उसके कारण एम वी इंटू आर, वस्तु के पास रेखीय गति है तो रेखीय संवेग एम वी इंटू आर एम वी आर, लेकिन यहाँ तो वस्तु सिर्फ घूम रही है, वस्तु सिर्फ घूम रही है, वस्तु सिर्फ घूम रही है, तो घूमने के कारण बेटा, घूमने के कारण कोणीय संवेग क्या हो जाता है, आई इंटू ओमेगा, आई क्या कहलाता है, जड़त्वाघूर्ण, घूमने के कारण कोणीय संवेग, देखो रेखीय संवेग हम क्या कहते हैं, एम इंटू वी, घूर्णन का संवेग, घूर्णन का संवेग तो एम की जगह जड़त्व की जगह जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान की जगह जड़त्वाघूर्ण और रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग आ जाता है, रेखीय वेग की जगह क्या आ जाता है भाई साहब, कोणीय वेग आ जाता है। तो L इज इक्वल टू आई कितना, डिस्क का जड़त्वाघूर्ण एम आर स्क्वायर बाय 2, भाई साहब डिस्क का जड़त्वाघूर्ण होता है 11वीं क्लास में पढ़ते हैं रोटेशन में, कहां पढ़ते हैं, रोटेशन में, सर आई की जगह एम नहीं होगा, अरे गधे आई की जगह हम एम कहां लिखें, तो इसको हमने कहा बेटा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, चलिए अब एक और दो समीकरण को हम भाग दे देते हैं, 1/2 करने पर, करें एक को 2 में भाग दूं क्या मिलता है, देखेंगे देखेंगे, तो इधर से म्यू बचा, इधर से क्या बचा है एल इज इक्वल टू, तो इधर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे मैं नहीं तू डिवाइडेड बाय एम, ओ माय गॉड है बेटा इसमें धारा प्रभावी एक जगह ही नहीं आएगी, आउच आउ आउच, भाई आर स्क्वायर अलग अलग आवेश का वितरण है, आवेश का वितरण कैसा हो वैसे अलग अलग हो वैसा है, इसमें फिर इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा भाई, इसमें क्या करना पड़ जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा प्रूफ बोर्ड में है नहीं, प्रूफ बेटा बोर्ड में है नहीं, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, है ना, ऐसे नहीं प्रभावी ये नहीं होगा, आई प्रभावी ये नहीं होगा बेटा, उसके लिए हमको ना थोड़ा सा ना ये पूरा म्यू लिखने के लिए, म्यू लिखने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं ना, इंटीग्रेशन का चक्कर हटा देते हैं, बोर्ड में प्रूफ है नहीं तो हम इंटीग्रेशन का चक्कर हटा देते हैं, और इंटीग्रेशन का चक्कर हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको रिंग बना देना है, क्या बना देना है, रिंग, उधर नहीं अंदर वाली चीज, अंदर वाली चीज गायब हो जाए, बस बेटा ये रिंग बना दो तो हम इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ये हमने बेटा रिंग ले ली, रिंग की आवेश सिर्फ किनारे किनारे पर होता है, बीच में नहीं होता है, किनारे किनारे पर आवेश होता है, हमने रिंग ले लिया एक, इंटीग्रेशन से बच जाएंगे बेटा हम, तो रिंग के आवेश किनारे किनारे पर आई प्रभावी ये हो गया, म्यू ये हो गया, बस यहाँ पर क्या होगा, रिंग का जड़त्वाघूर्ण हम लिखेंगे, तो रिंग के लिए आई ओमेगा, रिंग का जो आई होता है बेटा ये होता है एम आर स्क्वायर, रिंग का जो आई होता है जड़त्वाघूर्ण है ना बल का, वो एम आर स्क्वायर होता है ना, फालतू में पर मतलब अगर बोर्ड में कहीं कुछ काम का होता तो मैं जरूर बताता है ना इंटीग्रेशन करके, लेकिन वो काम का है नहीं, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो याद रखना है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तो जो चीजें अनुपयोगी हैं काम की नहीं है उनके चक्कर में अपन काय पड़े फालतू में तो मैंने कुछ नहीं बदला भैया, डिस्क को रिंग बना दिया, डिस्क को रिंग बना दिया और कुछ नहीं किया, तो अपन इंटीग्रेशन से बच लिया भाई वैसे ही जीवन में कम समस्याएं हैं कि हम जो और पाल लें पढ़ने के लिए, वैसे ही कम चीजें हैं क्या जो हम और अपने मन से बुलावा भेजे, तो देखो फटाफट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ओमेगा से ओमेगा गया, तो इधर से क्या बचा है दोस्तों, इधर से हमारे पास बचा है क्यू और इधर से बचा है नीचे 2m, 2m, तो ये बेटा एक घनघोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, घनघोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको याद रखिएगा, ये रिजल्ट आपको दुआएं देगा कि म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m, क्यू बाय 2m, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ज्यादा डल हो गया क्या, बना रहने दो, डल हो गया बना रहने दो, इस रिजल्ट को याद रखना, बहुत सारे सवाल इस पर आधारित होते हैं, दिस इज वेरी आईएमपी रिजल्ट, इसको याद रखना है, वैसे इसको सिद्ध तो ना कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वस्तु लेके भी किया जा सकता है ना, लेकिन ऐसा चलिए ऐसा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यस यस, हाँ अब इस पर आधारित हम थोड़ा सा सवाल करवा दें, क्या करवा दें मज्जा, इस पर आधारित कछु कछु सवाल, बहुत दूर चले जाओगे, सीधे सीधे सवाल पूछे गए, सीधे सीधे सवाल, अच्छा एक चीज और बताओ बेटा कि कभी ये हम इसके आवेश के घुमाने के कारण आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा, हमने कहा एक आवेश घूम रहा है, एक आवेश घूम रहा है ऐसे, आवेश घूम रहा है ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र बताओ केंद्र पर, तो देखो बेटा चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, बस आई बराबर कितना हो जाएगा आवेश के घूमने के कारण क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, आवेश के घूमने के कारण, सुन रहे हो बेटा, आवेश के घूमने के कारण, है ना, जैसे अपन कहें कि एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, गोल 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 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो धारा का निर्माण होगा उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसके सेंटर पर, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर अपन क्या लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आई अपॉन 2r, तो r में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 में भी कोई दिक्कत नहीं, r में कोई दिक्कत नहीं है, आई प्रभावी कितना हो जाता है आवेश के घूमने के कारण, आई प्रभावी q बाय t, q बाय t, ठीक है ऐसा,
बेटा न्यू चैप्टर भी ना कुछ नया नहीं है, यही चैप्टर ऐसे देखो, हम तो पढ़ भी नहीं रहे, हम तो पढ़ भी नहीं रहे। ए आई आंसर। ये लंबाई लंबाई 2r बुआर है भाई यार, तो भी आंसर तो क्यू आई इतना ही आएगा। लंबाई कितनी ले ली 2r, हल्की छड़ दड़ के दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं प्रत्येक का, इसको ट्राई करना, होमवर्क हमने पढ़ा नहीं है। देखो आपको क्या लिखना है, म्यू लिखना है, तो म्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया। आई का मान कितना, आई का मान कितना है, क्यू अपॉन समय, क्यू अपॉन चक्कर का समय, ठीक है। और एल बराबर आई किसका बेटा, रॉड का इंटू ओमेगा, आई किसका, रॉड का इंटू ओमेगा। कर पाओगे बेटा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर, बता दूं तो देखो, 2r लंबाई वाली एक पतली हल्की लंबी दृढ़ छड़ी के दोनों सिरों पर कण जुड़े हुए हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, कण का आवेश q है, केंद्र से गुजरने वाली x की प्रतः घूर्णित किया जाता है, तो निकाय के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, आओ बताते हैं। तो देखो बेटा, एक रॉड है, एक रॉड है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 2r है। इसकी लंबाई हम नहीं कह रहे, सवाल में दी गई है, लेंथ इज 2r। ओ माय गॉड, लेंथ कितना, 2r है, ठीक है। ये अक्ष है, इस अक्ष की प्रतः हम इसको घुमान लगा रहे हैं, कोणीय चाल ओमेगा मान लीजिए, कोणीय चाल कितना मान लो, ओमेगा मान लीजिए। यहाँ पर दो कण लगे हुए हैं, दो कण लगे हुए हैं, एक का द्रव्यमान m, दूसरी त्रिज्या सॉरी आवेश q, आवेश q, इसका भी द्रव्यमान m और आवेश कितना q, ये वाली दूरी कितनी है बेटा, r है, ये वाली दूरी कितना r है। तो हम म्यू इक्वल टू लिखें, तो म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, i प्रभावी इंटू एरिया। तो म्यू इज इक्वल टू i कितना हो जाएगा, तो आवेश q इंटू q, आवेश कितना घूम रहा है, 2q, आवेश कितना घूम रहा है, 2q इंटू t। इधर आवेश q, इधर आवेश q, दोनों को अपन घुमा रहे हैं, तो आवेश कितना घूम रहा है बेटा, टोटल घूमने वाला आवेश, टोटल घूमने वाला आवेश कितना है, 2q अपॉन t इंटू एरिया। अपन क्या लिख लेंगे इसका, तो एक वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या r है, तो ये कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। समझ गए? इसको अपन ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जो भाग बनेगा है ना, ऐसे एक वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, एक वृत्त। ये केंद्र है, ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं, तो एक वृत्त बनेगा जिसका त्रिज्या कितना होगा, r। देखो जब हम इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे समझना आ रहा है, ऐसे समझना आ रहा है, रुको चलो और आसान तरीके से समझा। अक्ष हमने इधर नहीं ली, चलो हटाओ, अक्ष हमने इधर नहीं ली, अक्ष हमने ऐसे ले ली, इस अक्ष से हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको गोल गोल, इस अक्ष से ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। एक द्रव्यमान यहाँ है, एक द्रव्यमान यहाँ है, द्रव्यमान m आवेश q, इसका भी द्रव्यमान m आवेश कितना q है। तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ओ भाई साहब, ये एक वृत्त में घूम रहे हैं, ये किसमें घूम रहे हैं बेटा, एक वृत्त में घूम रहे हैं। एक वृत्त में घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई बेटा, टोटल दूरी कितनी है, 2r, तो ये वाली दूरी कितनी हुई, r, ठीक है, ये वाली दूरी भी कितनी हुई, r। तो आवेश कितना घूम रहा है, 2q, तो आवेश कितना 2q, म्यू बराबर अपन यहाँ लिख देता हूँ, म्यू बराबर बेटा अपन क्या लिखते हैं, ई ना, म्यू बराबर कितना, आई एन ए, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू आई कितना, आवेश कितना है 2q, दिमाग बस हो गया, 2q अपॉन t। फेरों की संख्या कितनी है बेटा, एक है, क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2q अपॉन t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 2 से तो एक 2 उड़ी बाबा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा म्यू की, म्यू इज इक्वल टू पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, तो q ओमेगा आर स्क्वायर, q ओमेगा आर स्क्वायर, q ओमेगा आर स्क्वायर, ये म्यू का मान आ गया। एल लिखो बेटा, एल, तो एल इज इक्वल टू कितना, आई सी एम इंटू ओमेगा, केंद्र से घुमा रहे हैं हम इसको, कहां से घुमा रहे हैं, केंद्र से, तो आई कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 12। कोणीय संवेग कितना होता है, सॉरी जड़त्व आघूर्ण कितना होता है रॉड का, एम एल स्क्वायर बाय 12, रॉड का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। तुम इधर उधर की बातों में लगे हो बेटा, ये सूत्र होता है, हम 11वीं क्लास के घूर्णन में पढ़ते हैं, 11वीं क्लास के घूर्णन अध्याय में, कि आई जड़त्व आघूर्ण एक रॉड का है ना, याद रखना, आई किसका, रॉड का, कहां के सापेक्ष बेटा, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन आर, आरा नहीं 12, आरा तो एक जिला है, कहां है जिला। जो बच्चे आरा के होंगे ना, वो बताने के लिए बहुत बेताब होंगे कि सर सर कमेंट खोलो, हमको बताना है। बेटा हमको पता है, हमको पता है कहां है आरा, ये क्या बवाल है, एम एल स्क्वायर, 2r लंबाई वाली एक पतली हल्की छड़ के दोनों सिरों पर द्रव्यमान m आवेश q से गुजरने वाली छड़ के प्रतः घूर्णित किया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण के परिमाण का छड़ के केंद्र के प्रतः कोणीय संवेग का अनुपात क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। अच्छा द्रव्यमान बेटा m नहीं 2m होगा, कण कितने हैं, 2 है। अच्छा अरे यार ये रॉड है ही नहीं, अमित तुम पगला गए हो, अमित ओ अमित तुम हो गए हो पागल यार, कोई जरा तागुल लेके बताओ, सच में मैं पागल हो गया हूं आज। बेटा ये रॉड हमें लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा रॉड ना बहुत हल्की है, लंबी हल्की रॉड, हल्की रॉड का मतलब हुआ रॉड का द्रव्यमान, मास ऑफ रॉड लगभग बराबर कितना है, 0 है, हल्की रॉड है ना, जैसे अपन कहते हैं ना आदर्श रस्सी, हल्की रस्सी, एक ऐसी रॉड जिसका द्रव्यमान नहीं है, एक ऐसी रस्सी या ऐसी रॉड जिसका द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। तो रॉड का जड़ा ताघूर्ण नहीं है, जड़ा ताघूर्ण किसका, द्रव्यमान का। तो एल बराबर हम क्या लिखते हैं, आई सेंटर ऑफ मास से इंटू ओमेगा, तो आई सेंटर ऑफ मास इसका ठीक बीचों बीच होगा, इधर द्रव्यमान m इधर द्रव्यमान m, तो सेंटर ऑफ मास होगा ठीक बीचों बीच। तो आई देखो जड़ा ताघूर्ण, ये द्रव्यमान m अक्ष से r दूरी पर, तो जड़ा ताघूर्ण हो गया बेटा mr स्क्वायर, प्लस ये द्रव्यमान m अक्ष से कितना दूरी पर, r दूरी पर, तो कितना हो गया mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो l इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये l का मान आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए म्यू अपॉन l, म्यू अपॉन l। म्यू तो मान कितना है, q ओमेगा r स्क्वायर, और l का मान कितना है 2m r स्क्वायर ओमेगा, ओ माय गॉड 2m r स्क्वायर ओमेगा। तो हमने बोला था कि रिजल्ट याद रखना, देखो इस केस के लिए भी सिद्ध किया है, रिजल्ट वही आया है q बाय 2m। इसलिए मैंने आपको बोला कि l म्यू अपॉन l, इसका मान याद रखो कितना, q बाय 2m ही आएगा।
ये किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए होता है ना, तो याद रखने को नहीं बोलते, याद रखने को नहीं बोलते। ठीक है, चलो चलो, कहाँ ले आया था मैं? हाँ जी, नया अध्याय बेटा, ये नया अध्याय चल रहा है, यही मानो, अभी शुरू कर देंगे 2 मिनट में। अच्छा, ये सवाल बताइए, दिए गए चित्र में एल लंबाई का एक लचीला तार दो निकटवर्ती स्थिर बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें दक्षिणावर्त आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस निकाय को कागज के तल के अंदर जाते हुए बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। देखो क्या है बेटा, एक तार है ऐसा लूज सा, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर, और धारा बह रही है इसमें, धारा इधर बह रही है। तो बल बताओ कहां लगेगा, तो हम कहेंगे आई क्रॉस बी। बल कहां लगेगा, बाहर। बल कहां लगेगा, बाहर। इस पॉइंट पर देखो, धारा इधर है, आई क्रॉस बी। बल कहां लगेगा, बाहर। बल कहां लगेगा बेटा, बाहर। तो बेटा हर एक बिंदु पर यहां बल कहां लगेगा बेटा, बाहर की ओर लगा होगा। कल किया था ना बेटा ये केस, बाहर की ओर। तो अंततः इसका आकार कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। अंततः इसका आकार कैसा हो जाएगा बेटा, वृत्ताकार आकार हो जाएगा। वृत्ताकार। हमें तनाव बताना, तनाव का सूत्र बताओ, कल पढ़ाया था, तनाव कितना आया था बताओ बेटा जल्दी, तनाव बताओ कितना आया था, कल ही पढ़ाया था हमने। तनाव बताइए बेटा कितना है, अरे बताओ, चलो कमेंट ही ऑन नहीं हो रहे हैं। बी आई आर, ओ माय गॉड, सही कह रहा हो मास्टर, मास्टर तुम बिल्कुल सही कह रहा हो, इतना ही आया था, बी आई आर। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, तो इस तार की लंबाई कितनी दी गई है, इस तार की वाली जो लंबाई है, टोटल टोटल लंबाई, इट इज एल। एल तो एल इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, परिधि। एल बराबर किसके, परिधि। एल बराबर कितना, 2 पाई आर। तो आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया एल बाई 2 पाई। कितना आसान सवाल। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी आई। आर का मान कितना हो गया दोस्त, एल बाई 2 पाई। तो बी आई एल बाई 2, बी आई एल बाई 2 पाई, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर माय डियर फ्रेंड। इस केस में देखो, चित्रानुसार समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही कुंडली की 4 स्थितियां प्रदर्शित हैं। स्थितिज ऊर्जा का सही क्रम, स्थितिज ऊर्जा का सही क्रम। तो देखो भाई, यहाँ एंगल थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर है 90 से कम, थीटा लेस देन 90 डिग्री। और यहाँ पर थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा अपन क्या लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू अपन लिखते हैं माइनस म्यू वी कॉस थीटा, माइनस म्यू वी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान डिसाइड कर लो अलग अलग केस में। इस केस में कॉस थीटा का मान कितना होगा बेटा, -1 हो जाएगा, कॉस थीटा -1। इस केस में कॉस थीटा बराबर कितना हो गया सर, 0 हो गया। इस केस में कॉस थीटा का मान कितना होगा, इस केस में कॉस थीटा का मान पॉजिटिव, बट 1 से कम, 1 से कम। इस केस में cos थीटा का मान कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव और 1 से कम, 1 से कम। सर नेगेटिव कैसे, हमें कोण 90 से ज्यादा है, एंगल 90 से ज्यादा है, cos की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो सेकंड चतुर्थांश में होते हैं। तो सेकंड चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में बेटा cos नेगेटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है, नेगेटिव, दूसरे चतुर्थांश में। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। यस मास्टर, यस, ये बात हमें क्लियर है। तो इस केस में इसका मान -1 है, -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसी में हुई। ठीक है, फिर उसके बाद cos थीटा का मान नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस म्यू बी cos थीटा। cos थीटा का मान कैसा है बेटा, यहाँ नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 1 है, तो ये पॉजिटिव आएगी एनर्जी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और म्यू बी से कम आएगी, क्योंकि cos थीटा का मान 1 से कम है, परिमाण 1 से कम है, पॉजिटिव आएगी। तो इसके बाद नंबर कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो पहले के बाद चौथा, पहले के बाद चौथा। इस केस में एनर्जी नेगेटिव आएगी, इस केस में cos थीटा पॉजिटिव है, तो इस केस में एनर्जी कैसी होगी, इस केस में u का मान बेटा नेगेटिव होगा, और इस पर्टिकुलर केस में u का मान कितना होगा, u का मान 0 होगा। तो इसके बाद ये महानेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर 0, नहीं सॉरी, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर थर्ड केस में एनर्जी नेगेटिव। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे भाई। देखो सूत्र ये लिखा है माइनस म्यू वी cos थीटा, बस आप cos थीटा का मान डिसाइड करो। यहाँ -1 है, तो एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। इस केस में थीटा 90 से ज्यादा है, तो cos थीटा का मान नेगेटिव है, cos थीटा का मान नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। बट इतनी नहीं, पहले केस जितनी नहीं, पहले केस जितनी नहीं, क्योंकि पहले केस में cos मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी है, सेकंड केस में 0 है। इस केस में cos थीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। बेटा न्यू चैप्टर इसी से संबंधित है, अपन न्यू चैप्टर की आधी चीजें पढ़ चुके हैं। अरे यार एक बार आप फिर सोचो, कैसे कैसे कर रहे हो यार, तुम्हें cos थीटा का मान 42% अभी करो इसको, अभी सोचो बेवकूफ। चलो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस का, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, माइनस का म्यू बी cos थीटा। ठीक है, म्यू बी cos थीटा। अब हमें cos थीटा का मान देखते चलना है कितना है, उस हिसाब से एनर्जी हम डिसाइड करें। खुद सोचो, अभी हम आपको भरपूर समय दे रहा है, 90 सेकंड का समय दे रहा है, खुद सोचो अभी। चलो चलो, खुद सोच नहीं रहे हो, इसलिए नहीं हुआ। IITN पीयूष बेटा होमवर्क करवाएंगे, कल हमने जो होमवर्क दिया था आज हम फिर से देंगे, आज हम फिर से देंगे, और वो होमवर्क हम डिस्कस करवाएंगे बेटा। आज नहीं हुआ तो हम कल करवाएंगे, लेकिन होमवर्क डिस्कस बेटा करवाएंगे, डोंट वरी, आप और ट्राई करना। अगला जो चैप्टर है वो तो बेटा बहुत ऐसे फर्जी सा चैप्टर है, सिर्फ मेंस में है, एडवांस में है नहीं, और एकदम फर्जी वाले का चैप्टर है, फर्जी वाले का चैप्टर है। विशेष मौर्य, दिमाग की एक्सरसाइज करो, दिमाग की एक्सरसाइज। बेटा होमवर्क के लिए परेशान मत होना, होमवर्क हम करवाएंगे। हमने आपको एडवांस का होमवर्क दिया, वो हम बेटा जरूर क्लास में डिस्कस करवाएंगे। मेंस का होता तो हम कह देते कि आप खुद ही कर लो। हाँ, अगर आप क्लास का थोड़ा समय बचाना चाहते हो तो बेटा इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, टारगेट IIT सीरीज में। वहां पर अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो वो मैं क्लास में करवा दूंगा, वैसे और भी करवाऊंगा, आप करना, जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना।
गैल्वेनोमीटर हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब वो चुंबक वाले में है, अगले टॉपिक में थोड़ा सा तो हम वो आपको बता देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। देख रहे हो मैं आंसर लगा चुका था, पूरा सॉल्व करवा चुका था। देखो भाई थीटा डिसाइड करो, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 180 डिग्री है, कैसे बी इधर है और इसका एरिया वेक्टर एन कैप मतलब एरिया वेक्टर बता रहा है, तो बी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है बेटा -1 होता है, -1। तो पोटेंशियल एनर्जी है पहले केस की कितनी आएगी माइनस म्यू बी इंटू माइनस का 1, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले केस का कितना आ गया बेटा प्लस का म्यू बी, और इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बेटा हो ही नहीं सकती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है पहले इस केस की होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं सेकंड केस की, तो सेकंड केस में बेटा थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है, तो ये माइनस म्यू बी cos 90 का मान 0, तो सेकंड केस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, ठीक है मासा। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में थीटा 90 से कम है, लेस देन 90 है, तो इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस का म्यू बी cos थीटा, और cos थीटा का मान पॉजिटिव 1 से कम, इसका मान कैसा है बेटा पॉजिटिव है और 1 से कम है, पॉजिटिव और 1 से कम, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा इस केस में थर्ड केस में कैसी रहने वाली है नेगेटिव रहने वाली है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रहेगी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ केस का ये कितना माइनस का म्यू बी और ये नेगेटिव राशि है लेकिन 1 से कम, 1 से कम, तो ये मान कितना आएगा, ये मान आएगा पॉजिटिव, मान आएगा पॉजिटिव यूबी से पॉजिटिव, बट मान कैसा आएगा बेटे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ पर थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो cos थीटा कैसा होगा भाई साहब नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इससे कम होगा मान, तो सबसे ज्यादा पहला केस, उसके बाद तीसरा केस, उसके बाद चौथा केस, तो पहला केस फिर चौथे केस में पॉजिटिव है, फिर दूसरे केस में 0 है, फिर तीसरे केस में बेटा सबसे कम नेगेटिव है। अब तो समझ गए मेरे प्यारे दुश्मनों, तो मेरे प्यारे दुश्मनों समझ गए, समझ ली, थम्स खेल जाओ बेटा। मैं होमवर्क आपको फिर से दूंगा आज, यही वाले आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर मैं करवाऊंगा। हाँ मैं ये और लिख दूंगा कि अगर आपको जो सवाल नहीं आए, मैं यूट्यूब पर बता देता हूँ, अभी एडवांस सीरीज थी उसमें करवाए हैं, वहां पर आप देखें कि समय बचा सको तो बचा लो क्लास का, तो अपन और कर लेंगे, और ज्यादा सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो जो मेहनती बच्चे हैं जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, अब उनको सवाल नहीं आया, पीडीएफ है भैया, आप ऐप में भी सर्च करेंगे ना टारगेट आईआईटी सीरीज, ऐप में भी सर्च करेंगे बेटा टारगेट आईआईटी सीरीज, तो उसकी पीडीएफ में मिल जाएंगे, या उनकी पीडीएफ निकाल के हम ऐप में डलवा ही देंगे, ऐप में हम डलवा ही देंगे पीडीएफ निकाल के चैप्टर के साथ। ओ फिर मजा आएगा, सॉल्यूशन देख लो, वेरी गुड वेरी गुड, सही सोच रहे हो तुम। अभी जो अगला चैप्टर है ना, अगला चैप्टर आधा हो गया बेटा, हमने जो आज पढ़ाई की है ना, जैसे आप कहते हो नया चैप्टर सर नया चैप्टर, तो बेटा नया चैप्टर आधा हो चुका जो हमने पढ़ाई की है, बस हमें म्यू की जगह एम लिखना है, म्यू की जगह एम लिखना है, हो गया बेटा अगला आधा चैप्टर। चलो बेटा मंजिल सीरीज ऐप में थी तो, मंजिल सीरीज ऐप में थी तो सर्च करना, अभी भी होगी, सर्च करना बेटा होगी। अच्छा एक्सपायर हो गई, यूट्यूब पर तो है ही सदाबहार। और बेटा पिछले साल की जो मंजिल सीरीज थी ना, बड़ी शिद्दत वाली थी यार। चलो कोई नहीं, अभी तो पढ़ ही रहे हो। और देखो दूसरी चीज, वहां पर आपको 11th के लेक्चर देखना तो भले देख लेना मंजिल सीरीज से, है ना, 11th के देखने आओ तो करते चलना मंजिल सीरीज से, 12th की बेटा इधर उधर मत, मतलब मंजिल सीरीज के चक्कर में मत पढ़ना, मंजिल सीरीज के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पढ़ तो रहे हो आप, अगर आप अपना ध्यान 4 जगह भटकाओगे तो बेटा ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, है ना। तो मंजिल सीरीज तो ठीक है, वो जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया उनके लिए थी, है ना, हो गया। आपने बैच लिया है ना, पैसे खर्च किए है ना, तो इसे पढ़ लो। अर्जुना फ्री है, अब अर्जुना में हो सकता है टाइम ज्यादा लग रहा हो, है ना, 11th का कवर करने में, तो वो आप मंजिल सीरीज से कर सकते हैं 11th वाला। चलिए तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।